बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपति का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को अपने पास बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। दूसरे पुत्र ने पहले की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर फल भी नहीं लगे हुए थे। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपति का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा ने उन्हें कहा, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा होता है या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में रमना नाम का एक आदमी रहता था। रमना के घर उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। रमना के बेटे का नाम था भीमा। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका शरीर था। वो 7 फुट का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान था। वैसे तो भीमा बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी और वो थी उसकी खुराक। जब वो खाना खाने बैठता तो उसकी माँ उसे खिलाते खिलाते थक जाती थी। पूरे परिवार का खाना एक तरफ और अकेले भीमा का खाना एक तरफ। वो अकेला ही 4-5 लोगों के बराबर खाना खा जाता। रमना को अपने पुत्र से कोई शिकायत ना थी, क्योंकि वो भी गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा कर लाता था। परंतु उसका विशाल काय और हट्टा कट्टा शरीर, जिसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ती थी,
वो रमन्ना के लिए एक समस्या थी। वो कई बार सोचता कि किस तरह से परिवार की आमदनी बढ़ाई जाए जिससे भीमा को भी खुराक अच्छी मिल सके और घर के बाकी लोग भी भर पेट खाना खा सके। एक दिन रमना ने भीमा से कहा, बेटा भीमा, मेरी सलाह मानो तो तुम इस गांव से निकलकर किसी बड़े नगर में जाकर कोई काम करो। सुना है वहां के बड़े बड़े व्यापारियों के पास काम करने वाले अच्छी कमाई कर लेते हैं। भीमा का मन तो नहीं था गांव छोड़कर जाने का, परंतु पिता की बात को टाल नहीं सकता था। अगले ही दिन हट्टा कट्टा भीमा चल पड़ा बड़े नगर की तरफ काम की तलाश में। नगर में पहुंचकर उसने एक धर्मशाला में रहने की जगह ली और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका लंबा चौड़ा शरीर देखकर नगर के लोग बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखते। जल्द ही उसे वहां पर मजदूरी का काम मिल गया। वो व्यापारियों का माल ढोने का काम करने लगा। उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। अब भीमा को पहली बार लगने लगा कि उसके लंबे चौड़े शरीर का भी कुछ फायदा जरूर है, वरना आज तक तो उसकी खुराक की वजह से उसे ताने सुनने पड़ते थे। संयोग की बात है, एक दिन भीमा नगर में अपना काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसकी लंबी कदकाठी देखकर उसके पास आया। उस आदमी ने अच्छे वस्त्र पहन रखे थे और वो भीमा से बोला कि क्या तुम राज्य की सेना में काम करोगे? असल में वो आदमी राज्य का सेनापति था। भीमा ने कहा, मुझे सेना में भर्ती होने में कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु क्या मुझे वहां भरपेट खाना मिलेगा? क्योंकि मेरी खुराक 4 आदमियों के बराबर है। भीमा की बात सुनकर सेनापति ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जितना चाहो उतना खा लेना और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। भीमा झट से राजी हो गया। भीमा को कुछ दिन तक सैनिक का प्रशिक्षण दिया गया और फिर उसके ताकतवर शरीर को देखकर उसे राजा के सबसे खास अंगरक्षक के रूप में तैनात कर दिया गया। उसका काम काफी कठिन और मेहनत वाला था। राजा के प्राणों की रक्षा जो करनी थी उसे। भीमा हर पल राजा के साथ रहता। जहां भी राजा को जाना होता तो पहले वो जाकर निरीक्षण करता। सब कुछ ठीक हो तो ही राजा उस जगह पर जाता था। इस तरह उसका काम बहुत ही थका देने वाला था, परंतु भीमा खुश था कि उसे अच्छी तनख्वाह के साथ साथ भरपेट खाना भी मिलता है। भीमा के दिन अच्छे बीत रहे थे। एक शाम की बात है, चांदनी पूरी तरह खिली हुई थी और ठंडी ठंडी मीठी हवा चल रही थी। तो राजा साहब का मन हुआ कि आज उनका बिस्तर खुले आसमान के नीचे लगवाया जाए। तो राजा का बिस्तर महल की छत पर लगवा दिया गया। जैसे कि भीमा का काम था कि जहां भी राजा को जाना होता उस जगह भीमा पहले जाकर मुआयना करता, सारी जगह की अच्छी तरह जांच पड़ताल करता कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। उस रात भी भीमा महल की छत पर गया और निरीक्षण करने लगा। निरीक्षण के बाद ही राजा को छत पर आना था। मनमोहक चांदनी, मंद मंद चलती हवा और राजा के पलंग पर मखमली चद्दर के ऊपर बिछी खुशबूदार गुलाब की पंखुड़ियां जैसे स्वर्ग का एहसास करवा रही थी। सारे दिन के थके हुए भीमा ने उस बिस्तर का मुआयना किया और सोचा कि एक बार बिस्तर पर बैठकर देखा जाए। वो राजा के पलंग पर बैठ गया।
बैठकर उसे लगा कि एक बार लेटकर भी देख लूं कि कैसा आनंद आता है। भीमा राजा के मखमली बिस्तर पर लेट गया। मंद मंद हवा के बीच थके हुए भीमा को पता ही न चला कि कब उसकी आंख लग गई। वो बहुत देर तक सोता रहा। उसकी नींद तब खुली जब उसे राजा के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भीमा ने देखा कि राजा गुस्से में आकर भीमा पर चिल्ला रहे हैं। राजा ने कहा, भीमा, तुमने एक सैनिक होकर मेरे बिस्तर पर सोने की जरूरत कैसे की? इस अपराध की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। राजा ने उसी समय भीमा को 100 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश का पालन किया गया और एक आदमी बड़ा सा चाबुक लेकर आया और भीमा की पीठ पर कौड़े मारने लगा। कौड़े मारने की गिनती शुरू की गई। 1, 2, 3, 4। भीमा जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, लेकिन कौड़े मारना जारी रहा। 5, 6, 7, 8, 9। पर ये क्या? भीमा अचानक रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा। सब ये देखकर हैरान हो गए। राजा को भी ये माजरा समझ में नहीं आया कि भीमा रोते रोते हंसने क्यों लगा। राजा ने तुरंत कौड़े मरवाना बंद करवाया और भीमा से पूछा, भीमा, तू क्या पागल हो गया है? कौड़े खाते खाते तू हंसने क्यों लगा? तब भीमा ने कहा, हुजूर, जब मुझे कौड़े मारने शुरू किए गए तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं रोने लगा कि सिर्फ कुछ देर तक इस बिस्तर पर सोने की इतनी कठोर सज़ा मिल रही है। लेकिन फिर मुझे हंसी आने लगी ये सोचकर कि मैं तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही इस बिस्तर पर सोया हूँ, तो ये सज़ा भुगत रहा हूँ। तो आप तो सालों से इस मखमली बिस्तर पर सो रहे हो, तो ऊपर वाले ने आपके लिए क्या सज़ा सोच रखी होगी, क्योंकि इस पूरी दुनिया का आखिरी न्यायाधीश तो वो ऊपर बैठा है। बस आपकी सज़ा के बारे में सोचकर ही मेरी हंसी छूट गई। जो सज़ा आपको मिलेगी उसके सामने तो मुझ गरीब की ये सज़ा कुछ भी नहीं। भीमा के ये शब्द तीर की तरह राजा के सीने को छल्ली कर गए। उसने भीमा की सजा रुकवा दी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। राजा पूरी रात सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीमा के कहे शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि आज तक राजा के रूप में उसने जितने भी गुनाह किए हैं, ऊपर वाला उन सब का हिसाब एक ना एक दिन जरूर करेगा। ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई, राजा को पता ही ना चला। सुबह होते होते राजा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने बिस्तर पर सोने की सजा जो भीमा को दी है वो गलत है। उसने तुरंत भीमा को बुलवाया और उससे माफी मांगी। राजा की आंखें खुल चुकी थी। भीमा एक बार फिर से राजा का अंगरक्षक बनकर अपना काम करने लगा और खूब डटकर खाना खाने लगा। धन्यवाद। ये कहानी है दो दोस्तों की, निर्मल और बिरजू। निर्मल और बिरजू बहुत ही पक्के दोस्त थे। निर्मल एक धनी परिवार से था। उसके पिता का गांव में अच्छा खासा व्यापार था, पर वो अव्वल दर्जे के कंजूस आदमी थे। किंतु निर्मल का स्वभाव इसके बिल्कुल उल्टा था। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता। दूसरी तरफ बिरजू एक अनाथ था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। बेचारे की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी
और वो गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था। दोनों दोस्त बचपन से ही एक ही पाठशाला में पढ़ते थे और तभी से वो पक्के दोस्त थे। बिरजू गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। एक दिन की बात है, निर्मल अपने दोस्त बिरजू से मिलने के लिए उसके घर गया। निर्मल ने देखा कि बिरजू खटिया पर पड़ा हुआ कराह रहा था। 4 दिनों से वो बेचारा बुखार से तड़प रहा था। गांव के वैद्य ने उसे कई जड़ी बूटियां दी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। निर्मल ने उसकी बुरी हालत देखी और जान गया कि रकम ना होने के कारण वो स्वस्थ नहीं हो पा रहा। निर्मल जब वापस अपने घर लौटा तो उसने अपने पिता को दोस्त की बीमारी के बारे में बताया और उसके इलाज के लिए थोड़ी रकम मांगी। ये सुनते ही कंजूस पिता नाराज हो उठे और वो निर्मल पर चिल्लाने लगे कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अपने भिखमंगे दोस्त के लिए पैसे मांग रहे हो। इसी तरह तुम दूसरों की मदद करते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में हम भी उन्हीं की तरह भीख मांगते हुए गलियों में घूमेंगे। और अपने बेटे को खूब डांटने फटकारने लगे। असल में निर्मल के पिता को निर्मल और बिरजू की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी वजह थी बिरजू की गरीबी। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी गरीब से दोस्ती रखे। उनका मानना था कि बिरजू सिर्फ धन के लालच में ही निर्मल से दोस्ती रखता है। उसकी नज़र तो सिर्फ हमारी दौलत पर है और वो बीमारी का बहाना करके निर्मल से पैसे ऐंठना चाहता है। परंतु निर्मल ने भी ठान लिया कि वो अपने दोस्त बिरजू की मदद ज़रूर करेगा। निर्मल वहाँ से सीधा गांव के महाजन के पास पहुँच गया और महाजन से 500 रुपये का कर्ज ले लिया। वो अपने दोस्त को किराए की बैलगाड़ी में शहर ले गया और वहाँ से उसकी दवा शुरू करवाई। हफ्ते भर में बिरजू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। 10वें दिन महाजन निर्मल को ढूंढते हुए उसके घर पर आया और उसके पिता से पूछा, क्या निर्मल घर में है? पिता ने कहा, वो घर में नहीं है, तुम्हें उससे क्या काम है? महाजन ने बताया कि वो अपने दोस्त के इलाज के लिए 500 रुपये का कर्ज लेकर गया था और हफ्ते भर में लौटाने का वादा भी किया, परंतु आज 10वां दिन है। ये सुनकर पिता को बहुत गुस्सा भी आया। निर्मल के पिता ने महाजन को उसके पैसे ब्याज समेत लौटा दिए। महाजन चुपचाप वहाँ से चलता बना। थोड़ी ही देर बाद जब निर्मल घर पर आया तो उसके पिता ने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है? महाजन से कर्ज लेकर तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निर्मल ने बड़े ही दर्द भरे लहजे में कहा, मेरा दोस्त सख्त बीमार था, कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए मुझे कर्ज लेना पड़ा। इसमें इज्जत की क्या बात है? जब देखो आप पैसों की रट लगाते रहते हैं। बीमार माँ का भी आपने सही समय पर इलाज नहीं करवाया, इसी वजह से माँ भी मर गई। ज़रूरत पड़ने पर जो धन काम नहीं आता वो किस काम का है? जाते समय गठरी में बांध कर ले जाएंगे क्या? ठीक उसी समय बिरजू भी वहाँ पर आ गया। उसने कहा, माफ़ कीजिए सेठ जी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। मैं आपके पैसे लौटाना चाहता हूँ, परंतु अभी अभी बीमारी से उठा हूँ और मजदूरी करना शुरू भी नहीं किया। यदि आप मुझे अपने पास काम पर रख लें तो मेरी तनख्वाह में से आप अपना कर्जा वसूल कर लीजिएगा। निर्मल के पिता का मन तो नहीं था बिरजू को काम पर रखने का, परंतु उसने मन में सोचा कि ये मेरे कर्ज के बोझ के तले दबा रहेगा और मैं कई महीनों तक इससे मुफ्त में मजदूरी करवाऊंगा। यही सोचकर सेठ जी ने बिरजू को अपने पास काम पर रख लिया। बिरजू
रोज निर्मल के पिता यानी सेठ जी के पास काम करने के लिए जाने लगा। वो रोज सुबह उनकी दुकान पर जाता और वहाँ पर जो भी काम होता था वो करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिरजू का 1 महीना पूरा ही होने वाला था। सेठ जी महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन पर उपवास रखते थे, ना कुछ खाते और ना ही पानी पीते, परंतु काम पर जरूर जाते थे। आज के दिन भी सेठ जी का उपवास था। उन्होंने पूरा दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। फिर भी दुकान पर वो पूरा दिन अपने व्यापार में लगे रहे। रोज की तरह ही उन्होंने रात में अपने पूरे दिन की रकम इकट्ठी की और उन पैसों को एक पोटली में बांधकर घर की तरफ निकल पड़े। सेठ जी को कुछ थकावट महसूस हो रही थी और कमजोरी सी भी लगने लगी। फिर भी वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। तभी अचानक चलते चलते उन्हें चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर रास्ते में ही गिर पड़े। उनकी धन की पोटली उनके हाथों से छूट गई। इसके बाद क्या हुआ सेठ जी को कुछ पता नहीं चला। जब उनकी आंख खुली तो वो अपने घर में थे और उनके सामने उनका बेटा निर्मल खड़ा था। सेठ जी ने निर्मल से पूछा, मैं तो रास्ते में ही गिर गया था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया? तब निर्मल ने कहा कि आप रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े थे, तभी बिरजू वहाँ से गुजर रहा था, तो वो ही आपको उठाकर घर तक छोड़ गया है। तभी सेठ जी को ध्यान आया कि उनकी धन की थैली भी उनके साथ ही थी। वो अपने बिस्तर पर इधर उधर अपने धन की थैली को ढूंढने लगे और सोचने लगे कि जरूर बिरजू ने उनके पैसे चुरा लिए हैं। निर्मल समझ गया कि उसके पिता क्या ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत वो थैली पिता को देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें पिताजी, आपकी रकम पूरी तरह सुरक्षित है। बिरजू इसे पूरी ईमानदारी और हिफाजत से मुझे पकड़ा कर गया है। आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं। अगर वो चाहता तो सच में ये पैसा लेकर भाग सकता था और आपको वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। तब निर्मल के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थे। इतने में बिरजू वहाँ पर आया और सेठ जी का हालचाल पूछने लगा। तब सेठ जी ने बिरजू से माफ़ी मांगी और कहा, बिरजू तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो, मैं सारा जीवन तुम्हारा ऋणी रहूँगा। आज से हम सब के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं रहेगा। उस दिन से निर्मल के पिता का बर्ताव भी बदल गया और वो भी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने लगे। अब बिरजू सेठ जी के पास काम करने लगा और सेठ जी भी पूरी ईमानदारी से उसे अच्छी तनख्वाह देते थे और इस तरह से उन तीनों लोगों के बीच अब कोई भी मनमुटाव नहीं था और वो एक सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगे। इसी तरह की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।